बाबर आजम का वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई में रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 ओडीआई सेंचुरियां बनाई हैं। 3 लगातार उन्होंने 2016 में बनाई थी। अनिशल बाबर आजम, शुरू वाला गोलू मोलू सा बच्चा सा। और एक सेंचुरी उन्होंने 2017 में बनाई थी। एक सेंचुरी उन्होंने 2022 में बनाई थी। मगर अब पुलों के नीचे से बहुत ज्यादा पानी बह गया। अब वो फ्लुएंट बाबर नहीं रहा जो मुसलसल रन बनाता था, जो हर दूसरे तीसरे मैच बाद सेंचुरी बनाता था। सो बाबर आजम के लिए ये सीरीज हरगिज आसान नहीं होने वाली। हालांकि फेवरेट है बाबर आजम की वेस्ट इंडीज टीम। बाबर आजम को सेंचुरी बनाने के लिए शायद वेस्ट इंडीज का नाम ही काफी है। बाबर आजम ने जितनी कोशिश की है, जितनी प्रैक्टिस की है, अब उसको ग्राउंड में दिखाने का वक्त आ गया। बाबर आजम की अगर T20 में वापसी होनी है तो वो शायद इसी सीरीज से होनी है। इस ग्राउंड पे जहां आज वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा, ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में, यहां पर पहले सिर्फ एक मैच हुआ है। इसका विकेट कदरे स्लो बताया जा रहा है। अब विकेट कैसा होगा ये कहना कबल वक्त है। एक मैच से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस विकेट का, इस ग्राउंड का विकेट किस तरह बिहेव करता है। इस ग्राउंड पे 2023 में जब इनोग्रेट हुआ था ये ग्राउंड, तब एक मैच खेला गया था, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, जिसमें इंडिया ने पछाड़ के रख दिया था वेस्ट इंडीज को। 350 रन बनाए थे और वेस्ट इंडीज सिर्फ 150 रन इस ग्राउंड पे बना पाई थी। वेस्ट इंडीज पे T20 के हारने का भी प्रेशर है और बाबर आजम, रिजवान और शहनशाह अफरीदी पे परफॉर्मेंस का प्रेशर है, क्योंकि ये तीनों पाकिस्तान के तगड़े प्लेयर हैं। अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग, साइम अयूब का वापसी, ये सारी चीजें इस सीरीज में डिस्कस होने वाली हैं। स्पेशली तो मेरा ख्याल है 3 चीजें डिस्कस होंगी। पहले बाबर आजम की बैटिंग, कि उनकी अप्रोच कैसी रहती है, वो इस इनिंग में कोई सेंचुरी, कोई हाफ सेंचुरी बना पाते हैं कि नहीं। हालांकि न्यूजीलैंड की सीरीज के खिलाफ उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली थी, ऑलमोस्ट सेंचुरी के करीब पहुंच गए थे और मैच भी जीतने के करीब थे। नपीरा में शायद ये मैच था, नेप्रा कहते हैं गालबन। तो वहां पे बाबर आजम जो है ना, 2 फील्डरों के दरमियान से गेंद निकालने वाला बल्लेबाज, जब आपका वक्त बुरा चल रहा हो तो सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे बैठते हैं। तो लगा था बाबर की आज सेंचुरी आएगी, तब नहीं आई। तो अब इस सीरीज में उम्मीद है कि बाबर आजम इस सीरीज में डेफिनेटली कोई ना कोई एक सेंचुरी जरूर लगाएंगे। बाबर आजम के फैंस का बाबर आजम के ऊपर इतना प्रेशर है ना, यकीन मैंने उस प्रेशर से निकल के परफॉर्म करना ही बाबर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाबर आजम की वापसी पे हम पहले ही एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि T20 में अगर वापस आना है तो कितना जरूरी है उनको परफॉर्म करना। सेकेंडली, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देखने वाली होगी, क्योंकि अब्दुल्ला रिसेंटली अभी परफॉर्म करके आए हैं काउंटी क्रिकेट में, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ टच है, टच के साथ है। वो अच्छा खेलता भी रहा है, 4 मैचों में 3 उसकी हाफ सेंचुरियां भी हैं, फ्लुएंट भी है और उसकी टेक्निक भी है। वो अच्छा खेलता है। बस आपने अपने प्लेयर को ये एतमाद दिलाना है कि भाई साहब कोई फिक्र वाली बात नहीं, धीरे से खेलो, ग्राउंड आपका, 50 ओवर आपके, आपने अपनी अप्रोच के साथ खेलना जो आपको सूटेबल लगे। अगर आपका ग्राउंड, आपका विकेट आपको सुस्त खेलने पर मजबूर कर रहा है तो आप कम से कम स्ट्राइक रोटेट करते रहें। आप डॉट बॉल्स जितनी कम खेलेंगे उतना ज्यादा अगली टीम पर प्रेशर बनेगा। विकेट जितना भी स्लो हो, आप स्ट्राइक रोटेट कर ही सकते हैं, आप अपने लिए गुंजाइश निकाल सकते हैं। तो पाकिस्तान को गुंजाइश निकालना बड़ी जरूरी है। साइम अयूब की अगर बात करें तो 9 इनिंग अभी तक उन्होंने खेली हैं, 500 प्लस रन हैं, 105 का ओडीआई में स्ट्राइक रेट है, 44 प्लस की उनकी एवरेज है, ऑलमोस्ट 3 सेंचुरियां 9 इनिंग में। समझ रहे हैं ना, तो कितना प्रेशर है साइम अयूब पे। हालांकि T20 में उसने फ्लोरिडा में अच्छी 2 इनिंग खेली हैं। तो आप देखने वाला होगा कि आज का साइम अयूब किस तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है। जब आपकी बैटिंग को शुरू में रन आपके ओपनर बना देते हैं तो आपकी पूरी टीम उठ जाती है। अगर शुरू में आज रन बन गए तो आप देखेंगे कि बाबर आजम भी फ्लुएंट रन बनाएगा, रिजवान भी बनाएगा
और फिर आप जिस जिस तरह टीम के साथ लड़कों को लेके चलेंगे, प्लेइंग 11 बड़ी मैटर करेगी। अगर आप हसन को खिलाते हैं तो ये हसन के साथ ज्यादती होगी, उन प्लेयर्स के साथ ज्यादती होगी जिनको आप ओडीआई के लिए तैयार करके साथ लेके गए हैं। बहरहाल जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो मैंने तभी एक बात की थी कि यार हसन को अभी ओडीआई में रखना बहुत जल्दी है। अभी कम से कम आप उसको T20 क्रिकेट में स्टेबल हो लेने दें। वहां से अगर वो अच्छा खासा खेलना सीख जाता है, डोमिनेट करना सीख जाता है, प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना सीख जाता है, तो फिर बिलाशुबा आप उससे ले आए। लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड का एक मसला ये है कि चढ़दे सूरज नू सलाम कर देने थे सारे, कि अगर एक प्लेयर रन बना रहा, वो नीचे से रोटेट करके आ रहा है, अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पे टीम में आया, तो कल को अगर कोई नया प्लेयर आता है तो हम पुराने को भूल जाते हैं, उसको खुडे लाइन लगा देते हैं। हमने कामरान गुलाम को खुडे लाइन लगाया, हालांकि वो ओडीआई का बहुत अच्छा बैट्समैन था, इवन कि वो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट समझा जा रहा था। जब भी किसी प्लेयर के पीछे एक और प्लेयर खड़ा होता है ना, तो डेफिनेटली वो दूसरे प्लेयर पर दबाव बनाता है परफॉर्मेंस देने का। हमारी टीम शायद इसी वजह से बहुत पीछे रह जाती है कि हम अपने प्लेयर के पीछे प्लेयर नहीं खड़ा करते। जब आपका प्लेयर इंजर हो, आपकी रिप्लेसमेंट ग्राउंड में खड़ी हो और आपकी टीम का तसलसल ना टूटे, तो फिर आपकी टीम परफॉर्म भी करेगी। यही बेहतरी है टीम इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, कि उनके पास बैकअप बहुत है। हमारे पास बैकअप ही कोई नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है कि अगर यार ये परफॉर्म कर गया तो बाबर को बाहर बिठाना पड़ेगा, बाबर परफॉर्म कर गया तो कामरान गुलाम को बाहर बिठाना पड़ेगा। इस अप्रोच से जब हमारी मैनेजमेंट निकलेगी तो ही हमारी टीम एक बड़ी टीम बन पाएगी। टीम को बड़ा बनाने के लिए मेरे ख्याल है पहले मैनेजमेंट का दिमाग ठीक करना जरूरी है। उसको बता दिया जाए कि अगर क्रिकेट आपके बलबूते पे खड़ी है तो आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। हालांकि मैं वर्ड कोई और यूज करना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल इस प्लेटफॉर्म पे हमें बड़ा संजीदा बात करनी होती है, तो हाँ ठीक है। तो आपको बड़ा गौर फिक्र के साथ अपनी टीम खड़ी करनी होती है कि आपकी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास पीछे बैकअप है कि नहीं है। आपने चैंपियन ट्रॉफी में देखा होगा कि हमारे पास ओपनर का बैकअप ही नहीं था। फखर इंजर्ड हुआ, साइम अयूब इंजर्ड हुआ, हमारे पास तीसरा ओपनर ही नहीं है। अब्दुल्ला के साथ कभी बाबर को ओपन करवा रहे हैं, अब्दुल्ला भी नहीं था, साइम था। सॉरी यार, साइम नहीं था। हम तीसरे मैच में लेके गए थे अमाम को। आप एक प्लेयर को इतनी देर से वापसी करवाएंगे और एक अचानक से बगैर प्रैक्टिस के उसको ग्राउंड में ले आएंगे तो वो परफॉर्म क्या करेगा? आपके पास कोई ओपनर नहीं है। आपकी पूरी क्रिकेट, आपके पूरे स्ट्रक्चर पे ये एक तमाचा था, और शायद ये आपके आकिब जावेद की ज़हन की गठ थी कि नहीं यार, अब मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तानी टीम को खराब करना। बहरहाल आज के मैच में रिजवान की कैप्टनसी, शहीन की बॉलिंग, अगर नसीम शाह वापसी करते हैं तो उनकी बॉलिंग देखने वाली होगी, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग एक क्वेश्चन मार्क बन गई है, जिसे उर्दू में सवालिया निशान कहते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्म नहीं करती तो बैटिंग पे प्रेशर आता है। पाकिस्तान की बॉलिंग जब परफॉर्म करती थी तो बैटिंग कोई दाल दलिया कर लेती थी। अब बॉलिंग एक बड़ा सवालिया निशान बन गई है। तो देखते हैं कि आज की बॉलिंग में शहीन किस तरह डोमिनेट करते हैं, क्योंकि शहीन को आखिरी मैच में ड्रॉप कर दिया गया था, वजह कोई भी थी, लेकिन एक इसका इम्पैक्ट होता है। वो इम्पैक्ट कितना असरअंदाज होता है ये देखने वाला होगा। और फिर शहीन को, हारिस को, हसन को, आल दो नसीम को ये सीखना होगा कि डेथ ओवर में बॉलिंग करनी कैसे है, वेरिएशंस किस चीज का नाम है, आपकी फील्डिंग प्लानिंग क्या है, आपका प्लान क्या है, आपको बॉलिंग कौन से एरियाज में करनी है, आपका जो सामने बल्लेबाज है उसके फेवरेट एरिया कौन से हैं, वहां से बच के आपको बॉलिंग करनी है। डेथ ओवर बड़े क्रूशल ओवर होते हैं, यहाँ पे अगर आप नपीतुली बॉलिंग कर जाएं तो फिर आपकी टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखते हैं कि आज के मैच में पाकिस्तान टीम क्या करती है। रात 11:30 बजे देखते हैं कि पाकिस्तान क्या चंद चढ़ाता है।